नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, जो कि ये जो टॉपिक है ब्लड, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं। तो चर्चा करेंगे अब हम ब्लड के बारे में। तो ब्लड का रंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड का रंग अधिकतर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उसमें रेड होता है, लेकिन कुछ जैसे कि ऑक्टोपस है, इसमें ब्लड का कलर ब्लू भी होता है। जो ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ब्लड को रेड बना देता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है क्या, हीमोग्लोबिन, और ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड। और अधिकतर एनिमल्स जो जानवर हैं उनका रंग होता है रेड, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ऑक्टोपस बताया ब्लू कलर होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वयस्क में जो ब्लड होता है वो उसके वेट का, जो भी हमारा वेट हो उसका 7 से 10% क्या होता है, रक्त होता है वेट का। तो इसकी कुल मात्रा हो जाती है 5 से 6 लीटर। तो ये और ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अब रक्त के पीएच मान की बात आती है। तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का इसमें कंसंट्रेशन, सांद्रण को नापते हैं। पीएच स्केल समझते हैं पहले। तो पीएच स्केल इस तरह से होता है 1 to 14। जो 7 नंबर होता है वो होता है न्यूट्रल, जबकि इससे 1 to लेकर 7 तक के नंबर होते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 से 14 तक के नंबर होते हैं क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि 7 से 14 के बीच। तो रक्त की नेचर कैसी हो गई, प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। और ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अगर रक्त का मान 7.6 हो जाए तो क्या होगा। अगर रक्त का मान इतना ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस कहलाती है। हेमेटोपाइसिस, ये हेमेटोपोसिस है, लिख गया है हेमेटोपाइसिस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक और बात, जो बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, नई लग रही हैं आपको, तो वो आप नोट कर लें, क्योंकि जो हर बात मैं बता रही हूँ वो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकती है। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस कहलाती है। और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था जब अस्थियों के, हड्डियों के बारे में पढ़ाया था। तो हम जानते हैं कि 2 हड्डियाँ लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती हैं और हड्डी और मसल्स टेंडन के थ्रू जुड़ी होती हैं। और इन्हीं हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसीज, जो कंपोजिशन में अभी पढ़ाई जाएंगी आपको, आरबीसीज का निर्माण होता है, और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस, और अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आरबीसी का निर्माण रेड, येलो या और कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, और जबकि डब्ल्यूबीसी का येलो बोन मैरो में। इस बात को आप और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये वीडियो में केवल रक्त का इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये बात आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आता है रक्तदान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, रक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के हिसाब से भी देखें और एग्जाम की दृष्टि से भी देखें। रक्त जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात CO2 को वो बाहर निकालता है संपूर्ण शरीर से, और ऑक्सीजन को फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है।
ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, मृत कोशिकाओं को समाप्त करता है, एक्सेट्रा। तो आज हम इंट्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो रक्तदान पे आते हैं। रक्तदान, महादान, जैसा कि आप देखते रहते होते हैं सोशल मीडिया पर भी लोग रक्तदान करते हैं तो अपने फोटोज वगैरह डालते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आयु सीमा है क्या है रक्तदान करने की। तो आयु सीमा है 21 वर्ष से 60 वर्ष। हमारा जो संपूर्ण ब्लड का 10% ही हम दान कर सकते हैं। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। रक्त को ब्लड बैंक में कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका आंसर है 42 से 48 दिन तक हम ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कर सकते हैं। और सप्ताह की बात हो तो 6 से 7 वीक, मतलब 6 से 7 सप्ताह हो गए। ब्लड स्टोर करते समय ब्लड बैंक का तापमान, या कभी कभी पूछ लिया जाता है औसतन तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम तापमान, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड को स्टोर करते समय ब्लड बैंक का न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान होता है 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्लड स्टोर करते समय औसतन तापमान 4 से 6 डिग्री, और जो दो अभी तापमान बताए न्यूनतम और अधिकतम, वो भी आप याद रखेंगे। ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐड किया जाता है? ब्लड को ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐड किया जाता है या क्या मिलाया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन और डेक्सट्रोज मिलाया जाता है, इसके अलावा कभी कभी, या सोडियम एसीटेट। अब आता है अगला पॉइंट, ईडीटीए के कारण ब्लड बैंक में रक्त जमता नहीं है। सवाल ऐसे करके आता है कि ब्लड बैंक में रक्त क्यों नहीं जमता? तो ईडीटीए के कारण ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमता। तो ईडीटीए की फुल फॉर्म है एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखिए यहाँ एक ये मैंने बनाया हुआ है, रुधिर जो होता है, हमारा जो रक्त होता है, हृदय व रुधिर वाहिनियों के अंदर पूरे शरीर में निरंतर भ्रमण करता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे ब्लड का, हमारा जो ब्लड है उसके दो मुख्य भाग हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसल। तो इनको कहते हैं हिंदी में रुधिराणु। ये ब्लड का 50 से 60% होता है प्लाज्मा, जबकि रुधिराणु ब्लड का 40 से 45% बनाते हैं। और इन्हीं रुधिराणु के 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स इधर दिखाए गए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसीज हैं रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स जो कि आपने डेंगू के बारे में सुना होगा, तो अक्सर सुना जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि कई सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो आरबीसीज को और भी नामों से, एक और नाम से जाना जाता है एर्थ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा एक रंगहीन द्रव है, किंतु अधिक मात्रा में होने पर यह पीले रंग का नजर आता है। इसकी रचना शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर, भिन्न भिन्न समय का मतलब समझेंगे कि अलग अलग समय पर इसकी रचना भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग होती है। इसमें 90% पानी होता है और शेष मात्रा में प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम हैं फाइब्रिनोजन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन होती है, इसकी कमी से, अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होने पर जो हमारा रक्त है उसमें काफ़ी मात्रा में जल निकलकर ऊतक, टिश्यूज द्रव में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि सूजन आ जाती है। तो प्रोटीन की कमी से प्रभावित मनुष्यों में ऊतकों के बीच जो लिक्विड फ्लूइड इकट्ठा होने से सूजन आ जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जो बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो आप नोट कर लेंगे। आप बढ़ते हैं रुधिराणु यानी कार्पल्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा था आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अब हम जानेंगे, जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका आकार मनुष्य और
सभी स्तनधारियों के आरबीसी जो होती हैं वो गोल होती हैं इस तरह से, और अंदर से पिचकी हुई होती हैं, थोड़ी धसी हुई होती हैं। तो इस तरीके के शेप को हम कहते हैं बाइकॉन्केव, और हिंदी में कहते हैं उभयावतल। इनकी जो संख्या होती है पुरुषों में वो 55 लाख प्रति घन मिली होती है, यहाँ घन आएगा। महिलाओं में 40 से 50 लाख प्रति घन मिली, और शिशुओं में 60 से 70 लाख प्रति घन मिली होती है आरबीसीज की संख्या, और एम्ब्रियो में, भ्रूण में 78 लाख प्रति घन मिली होती है। पहाड़ों या अधिक ऊंचाई पर रहने वाली व्यक्तियों में इनकी संख्या 30 ट्रिलियन के लगभग होती है। इनका लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल 120 दिन होता है। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग 26.5 करोड़ अणु, ये अणु ना होके अणु हैं, होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये बात आप जानते भी होंगे। तो और आपने एक और बात सुनी होगी कि हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ मिल रहा है? आरबीसीज के अंदर। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इधर एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है कि स्वस्थ पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, स्वस्थ स्त्रियों में हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो ये भी बात आप नोट कर लें और ध्यान रखें। और एक और बात कि आरबीसी की कमी से तो एनीमिया होता है, लेकिन अधिक होने से इसमें जो रोग होता है वो होता है पॉलीसाइथीमिया। ये बात ध्यान रखेंगे कि अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से होता है पॉलीसाइथीमिया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आरबीसी सभी स्तनधारियों में होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता है, किंतु ऊंट और लीवा की जो आरबीसीज होती हैं उनमें केंद्रक होता है। तो आशा करती हूँ आरबीसीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसीज की तरफ, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की तरफ। ल्यूकोसाइट्स भी हमने इसका नाम बताया था। तो एक और बात, आपने कभी ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया होगा तो उसमें देखिए एक लिखा आता है टीएलसी, डीएलसी। तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और जबकि डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो आरबीसी की तुलना में कम तथा बड़ी होती हैं साइज में। इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिली, किंतु रोगजनक अवस्था में अर्थात पैथोजेनिक स्टेज में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो ये डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो स्कैवेंजर्स अर्थात अपमार्जक का काम करती हैं। मतलब कि ये प्रहरी के समान, सैनिकों के समान, जैसे कि हमारी सेना होती है, रक्षा करती है बाहर से आने वाले कुछ भी जो बुरे लोग आते हैं, आतंकवादी। तो इस टाइप से ही ये जो हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बिल्कुल सेना की तरह समान है, जो हमारे शरीर के बाहर बैक्टीरिया, हानिकारक पदार्थ हमारे ऊपर अटैक करते हैं या माइक्रोब्स प्रति शरीर को ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। चोट लगने पर ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो बनाती हैं एंटीजन के लिए, वो रुधिर प्लाज्मा में एकत्रित हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और कहाँ एकत्र हो जाती हैं? वो प्लाज्मा में एकत्रित होकर उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये भक्षण का काम करती हैं बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों का, तो इसीलिए इन्हें फैगोसाइट्स कहा जाता है, यानी कि भक्षकाणु। फैगोसाइट का हिंदी में मतलब होता है भक्षकाणु, भक्षण करने वाली। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, और जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी वो डायग्राम में देखकर आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स, जिनका मैंने दूसरा नाम आपको बताया था थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स जैसा कि लिखा है केवल स्तनधारियों में मिलती हैं। इनकी संख्या 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख के करीब होती है। तो डेंगू वगैरह में देखते हैं तो कि उसमें मरीजों में 10,000 20,000 तक हो जाती हैं। तो रामदेव बाबा ने तो काफ़ी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे कि गिलोय, एलोवेरा खाएं, प्लेटलेट्स बढ़ाएं। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक तरीके से हमारे शरीर को स्फूर्ति देती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। तो
इनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि WBCs में केंद्रक होता है। तो मैंने आपको बताया कि RBCs में भी केंद्रक नहीं होता स्तनधारियों में, और WBC में केंद्रक होता है, और जबकि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक RBC में कितने हीमोग्लोबिन के कितने अणु बताए, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और जो भी बातें इसमें नहीं लिखी गई थी वो मैंने जो बताई वो आप कहीं नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये देखेंगे हम डायग्राम। तो ये ब्लड का स्ट्रक्चर जो भी मैंने अब तक समझाया वो इसके ज़रिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हैं प्लेटलेट्स, ये है रेड ब्लड सेल्स, और ये है प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का होता है, और ये है वाइट ब्लड सेल्स। तो ये है हमारे ब्लड का स्ट्रक्चर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बताया जाएगा, तो उसके लिए ब्लड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा क्वेश्चन की सीरीज़ में करवाऊंगी, तो उसमें ऐसी कई चीज़ें बताऊंगी, जैसे ल्यूकेमिया जो कि रुधिर कैंसर होता है, ल्यूकोसाइट यानी कि जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो हमें रुधिर कैंसर हो जाता है, उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में भी बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस क्वेश्चन की सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो उस क्वेश्चन सीरीज़ में बताई जाएंगी और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये था ब्लड का स्ट्रक्चर। जो भी अब तक समझाया वो क्लियर हो गया होगा इससे। ये तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, और इसी खोज के लिए 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो टॉपिक है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसे देखें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इससे पहले जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तो पहले भी खून की, रक्त की आवश्यकता होती थी, तो उसको ऐसे ही चढ़ा दिया जाता था। वो सब भगवान भरोसे होता था, ऊपर वाले के भरोसे कि इंसान अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो आप समझ ही रहे होंगे सब लोग। तो जो रक्त समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो A, B, O, AB। तो जो ABO ब्लड ग्रुप थे उनकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने ही की थी, बट AB रक्त समूह की खोज बाद में हुई थी, जिसका श्रेय जाता है डी कैस्टेलो और स्टैनली को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है रक्त की। मैंने आपको बताया था जो रक्त है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा उसके कार्पसल्स। तो कार्पसल्स के 3 भाग भी बताए थे मैंने पिछले वीडियो में कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा और RBC की। जो प्लाज्मा होता है उसमें एक प्रोटीन मिलती है जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, A और B। इसे स्मॉल a और b से हम प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो RBC होती है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, जो 2 प्रकार के एंटीजन का निर्माण करती है, A और B, जिसको हम कैपिटल A और B से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ये जो एंटीजन होती है वो RBC के एकदम ऊपरी भाग में होती है। यहाँ जैसे मान लीजिए RBC है तो इसके एकदम ऊपरी भाग में एंटीजन होती है, और इसी एंटीजन, जिसमें जो एंटीजन मिलेगी वो वही रक्त होगा। जैसे कि अगर RBC इसमें A एंटीजन मिलती है तो इसका क्या रक्त समूह होगा, A। किसी में B एंटीजन मिलेगी तो उसका रक्त समूह हो जाएगा B, और जिसमें दोनों ही एंटीजन्स मिलेंगी तो उसका रक्त समूह होगा AB, और जिसमें कोई भी नहीं होगा, शून्य, तो उसको हम बोल देते हैं O। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि O में कौन सी एंटीजन है, तो O को ध्यान रखेंगे शून्य, यानी कि कोई भी एंटीजन इसमें नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि ये बात आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके।
तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज के एकदम ऊपरी भाग में एंटीजन होती हैं। तो एंटीजन क्या करती हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, तो समझ लीजिए जो रक्त में प्रवेश करवाती हैं, ये एंटीजन ही रक्त में प्रवेश करवाती हैं। और ये देखिए इधर ए एंटीजन दिखाई है पिंक कलर से मैंने, तो जहाँ जो एंटीजन उस ग्रुप का वही वो रक्त समूह हो जाता है। और इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज काम करती है। ये जो एंटीजन होती है, ये क्या करती है, हानिकारक जीवाणुओं का प्रवेश रक्त में करवाती है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम करती है, यानी कि ये काम करती है। तो इसमें ए एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी काम करेगी वो काम करेगी बी। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर इसमें ए ही एंटीजन हो, एंटीबॉडी ए वाले एंटीजन के पास आ जाए, तो ये इसमें फंस जाएगी, जिससे रक्त का परिवहन रुक जाएगा और इंसान की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में बी एंटीजन मिलती है, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, और इधर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट काम करती है ए। और यहाँ पर भी सेम बात वही कहूँगी कि अगर इसमें बी एंटीबॉडीज मिलती, तो देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा निर्धारण किया, अगर ये बी एंटीजन यहाँ होती तो ये इसमें फंस जाती और क्या होता, रक्त जो है वो परिवहन रुक जाता, इंसान की मृत्यु हो जाती। लेकिन इसके अगेंस्ट अपोजिट एंटीबॉडी काम करती है बी। तो ये बात, ए। तो ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करेगी बी, और जो ब्लड ग्रुप है बी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करेगी ए। जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही एंटीजन पाई जाती हैं, इसीलिए उसे हम ग्रुप ए बी कहते हैं। इसमें ए भी है और बी भी है। देखिए पिंक कलर से ए एंटीजन और ये ब्लू कलर से जो दिखाई है वो बी एंटीजन है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं प्रेजेंट है। और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। ये देखिए ना, यहाँ मैंने ये दिखाया भी है कि यहाँ ना पिंक कलर है ना ब्लू कलर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई मतलब शून्य एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। और इसमें जो एंटीबॉडी होंगी वो दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए बी और बी बी। तो ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो वर्ग ए है, जो विश्व में वर्ग ए जो है वो 25%, यानी कि रक्त समूह ग्रुप ए 25% पाया जाता है, जबकि बी 35%, ए बी 10%, विश्व में बात कर रही हूँ मैं, और ओ 30% विश्व में पाया जाता है। तो आशा करती हूँ ब्लड ग्रुप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंटीजन, एंटीबॉडी, कौन सी एंटीजन के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज काम करती हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम अगले फैक्टर की, जिसे हम डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, डी एंटीजन के नाम से भी। तो RH फैक्टर जो था उसे 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने इसको खोजा था, और ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसे सबसे पहले इन्होंने रीसस बंदर में देखा था। जब ये रीसस बंदर का सैंपल ले रहे थे ब्लड का, तो उन्होंने देखा कि ये जो उनकी आरबीसी थी, तो ये मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप हो गया इस तरीके से। तो इसके बीच में एक अलग तरीके की आकृति उन्होंने देखी। तो ये अलग तरीके की जब आकृति उन्हें दिखी, तो उनके मन में उठा प्रश्न कि क्या ये और भी बंदरों में है। तो उन्होंने बहुत से बंदरों पर फिर से ब्लड का सैंपल लिया और फिर से स्टार्ट कर दिया खोजना। तो उन्होंने पाया कि कुछ बंदरों में ये वाली आकृति थी और कुछ बंदरों में ये आकृति नहीं थी। चूँकि सबसे पहले इसको RH फैक्टर को रीसस बंदर में देखा गया था, तो इसीलिए इस आकृति का नाम दे दिया RH फैक्टर। फिर उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी, क्या ये इंसानों में भी है। तो सेम इसी बात को आप समझेंगे कि हमने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं।
तो आप भी जब लैब वगैरह में टेस्टिंग कराने गए होंगे तो कभी उस पर एक और चीज़ लिखी होती है कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये चीज़ लिखी होती है पॉजिटिव, और किसी किसी के ब्लड ग्रुप पर ए नेगेटिव भी लिखा होता है। तो इसका अर्थ है कि जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, और जिसमें RH फैक्टर नहीं मिलता है उसे हम नेगेटिव कर देते हैं। मान लीजिए मेरा रक्त का जो ग्रुप है वो है ए ब्लड ग्रुप है, ये इसमें ए एंटीजन मिल रही है। अगर मेरे ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर यानी कि RH फैक्टर नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव। और मान लीजिए किसी दूसरे का जो ब्लड ग्रुप है वो भी ए है, मान लीजिए कि कोई दूसरा एक और टेस्ट कराने गया लैब में और उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, लेकिन उसमें ये RH फैक्टर इस तरीके की आकृति, मान लीजिए ये RH देखा और ये उपस्थित है RH फैक्टर, इसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, तो इसमें उपस्थित है तो इसको हम बोलेंगे ए पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, जिसमें RH फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में होगा तो वो होगा पॉजिटिव यानी कि उसमें उपस्थित है, और जिसमें नहीं होगा तो वो होगा नेगेटिव। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ समझाया। तो वर्ल्ड में 85% जो इंसान हैं वो RH पॉजिटिव हैं। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि मोस्टली लोग पॉजिटिव होते हैं। और भारत में, ये गलत लिख गया है, यहाँ RH पॉजिटिव आएगा, और भारत में 94% RH पॉजिटिव इंसान हैं। अर्थात पूरे संसार में 85% RH पॉजिटिव है, यानी कि जिनके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है, और 94% इंसान ऐसे हैं भारत में ही जो RH पॉजिटिव है, यानी कि मोस्टली जनसंख्या कैसी है, RH पॉजिटिव की है। जब भी हम रक्तदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप तो मिलाएंगे ही कि ए है या बी है या ए बी है या ओ है, उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ रहे होंगे इस बात को। तो अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल डोनर की। तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि वह इंसान जिसका रक्त सभी के काम आ सके। अर्थात ये रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है, यानी कि O नेगेटिव एक ऐसा रक्त समूह है जो A वाले को भी अपना रक्त दे सकता है, खून दे सकता है, B वाले को भी दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है। तो ये जो मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो केवल देने पे विश्वास करता है, और केवल ले किससे सकता है, केवल O नेगेटिव वाले से ही ले सकता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, यानी कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो ये होता है AB पॉजिटिव, इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप जिस भी इंसान का होगा तो वो इंसान ए वाले का भी ब्लड ले सकता है, बी वाले का भी ब्लड ले सकता है, और AB का तो वो ले ही सकता है क्योंकि उसका खुद का वही ब्लड ग्रुप है, और O का भी ले सकता है क्योंकि O जो है वो सबको दे सकता है, लेकिन ले किसका सकता है, केवल O नेगेटिव वाले का। अब बात करते हैं एक टर्म की, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इसे ऐसे समझें कि यदि पिता है कोई, जो पिता है वो RH पॉजिटिव है और माता है वो RH नेगेटिव है, तो जो इनकी पहली संतान होगी तो वो तो जीवित रहेगी, लेकिन जैसे ही दूसरी संतान या तो इनकी मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। तो इस टर्म को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मान लीजिए पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, मैं फिर से समझा रही हूँ इस टर्म को। और तो इनकी पहली संतान तो जी जाएगी, लेकिन जो दूसरी संतान है वो तो या मृत पैदा होगी या फिर कैसी, पैदा होने के बाद ही मर जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और एक और बात, यदि किसी A पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव वाले का खून RH नेगेटिव वाले को दे दिया जाए
तो RH नेगेटिव वाले को पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में भी ऐसा कर दिया तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए किसी का ब्लड है A पॉजिटिव और किसी का है A नेगेटिव, तो अब इस A नेगेटिव वाले को खून की जरूरत पड़ी, मान लीजिए इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अगर A पॉजिटिव वाले ने दे दिया पहली बार रक्त, तो हो सकता है इस पर ना कोई फर्क पड़े, लेकिन दोबारा इसका एक्सीडेंट हुआ और दोबारा वापस से इसको रक्त यही वाला चढ़ा दिया गया है, तो इस A नेगेटिव वाले इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो अब बात करते हैं हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। ये एक स्पेशल टाइप ब्लड ग्रुप है जिसको हम HH या OH ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। ये 40 लाख लोगों में से 4 मिलियन लोगों में से किसी एक में ही पाया जाता है और इसकी खोज 1952 में मुंबई में एक डॉक्टर YG भिड़े ने की थी। मुंबई में खोज इसकी होने के कारण इसे हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे खून में RBC होती है। जब मैंने कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था तो मैंने ये बात आपको बताई थी उसके कंपोजिशन के बारे में ब्लड के। तो RBCs के अंदर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। पर आप कहेंगे कि एंटीजन डिसाइड करता है, तो अब हम आपको बताते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मास्टर एंटीजन का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं H एंटीजन, और ये H एंटीजन A और B एंटीजन को बनाती है या निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में ये शुगर मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं पाते। जब ये शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते तो इनमें H एंटीजन भी नहीं बन पाता है, और जब H मास्टर एंटीजन नहीं बनेगा तो इसमें A एंटीजन भी नहीं बनेगा, ना ही B एंटीजन बनता है, और वो किसी ब्लड ग्रुप में आते ही नहीं है। लेकिन इनके जो प्लाज्मा होता है, इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में ही RBC, WBC, प्लेटलेट्स पड़ी रहती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं A, B और H। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं इनकी, ये हमारी तरह सामान्य होते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें अलग देखते ही पहचान देते हैं कि लाल पीले होते हो, ये हमारी तरह ही सामान्य रहते हैं। पर इनके साथ एक बड़ी बात है, हम बोलते हैं कि O नेगेटिव बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये उसका भी दुर्लभ से दुर्लभ है। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप में कहा जाता है, क्योंकि इसका भी मिल पाना O नेगेटिव से भी ज़्यादा मुश्किल है। एक बार म्यांमार में किसी की दुर्घटना हो गई थी किसी मरीज के साथ, तो भारत से इस ब्लड ग्रुप को मंगाया गया था, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप रेयर से भी रेयर है, दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। अब बात करते हैं ब्लड डिटर्मिनेशन की। तो ब्लड डिटर्मिनेशन में हम चीज़ों को समझें तो देखें कि मान लीजिए किसी जोड़े से समझ गए होंगे, एक मेल और फीमेल के बीच शादी होती है, तो वो जोड़ा, या तो मान लीजिए किसी मेल का रक्त है A समूह और किसी फीमेल का B रक्त समूह है, या फिर इसके उल्टा भी मान सकते हैं कि फीमेल का A ब्लड ग्रुप है और B का जो B है वो मेल ब्लड ग्रुप है। तो इनकी जो संतान होगी तो वो कौन से ब्लड ग्रुप की पैदा होगी? तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, जो इनकी संतान होगी वो A की भी हो सकती है, B की भी हो सकती है, O की भी हो सकती है। मतलब उस संतान के अंदर A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, O ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप रह गया? AB। तो A और B अगर किसी पेयर में, यानी कि मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो इसकी होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली कंडीशन है हमारी, अगर किसी जोड़े में से किसी एक का रक्त AB ब्लड ग्रुप है और दूसरा कोई भी है, मान लीजिए A है या B है, जो भी हो, O को छोड़कर, यहाँ हम बात कर रहे हैं अदर में O को छोड़कर, मान लीजिए उसका A है या B है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, तो उसकी
आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ए बी। ये बात समझ गए? तो यहाँ हम अदर का मतलब है ए बी या बी। मान लीजिए किसी मेल का ब्लड ग्रुप है ए बी और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप है ए, तो आने वाली संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अब थर्ड कंडीशन है ओ एंड अदर की बात। अभी ये हम ए बी और अन्य ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं ओ और अन्य रक्त समूह की बात। अगर किसी जोड़े में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का मान लीजिए ए या बी है, तो उसमें कौन से ब्लड ग्रुप हो सकता है? या तो ओ होगा या फिर वही होगा ए या बी। ये कंडीशन मैं अभी आपको और भी क्लियर कर दूंगी एग्जाम्पल के थ्रू। बस ये 4-5 कंडीशन आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है ओ और ए बी। मान लीजिए किसी एक का ब्लड ग्रुप उनमें से ओ है और किसी का ए बी है, तो ये ध्यान रखिए कभी जब भी किसी पेयर में ओ या ए बी ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए मेल का ओ है फीमेल का ए बी है, तो कभी भी ये दोनों समझ लीजिए ये एक दूसरे के दुश्मन है कि जहाँ हम दोनों होंगे तो यही ब्लड ग्रुप नहीं आएंगे, ना तुझको आने दूंगा ना मैं तुझको आने दूंगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए और बी। अब बात करते हैं सेम ब्लड ग्रुप वालों की। तो सेम ब्लड ग्रुप वालों में वही ब्लड ग्रुप आ सकता है और उसके अलावा ओ आ सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये पांचों कंडीशन आप ध्यान में रखिए और देखिए इसी के थ्रू ये सारे एग्जाम्पल हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। तो ओ ब्लड ग्रुप और एक पेयर, ये दो एक पेयर है जिसमें से एक का ब्लड ग्रुप है ओ और एक का ब्लड ग्रुप है ए। अब बात ये वाली कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इसी वाली कंडीशन की सबसे पहले बात हो रही है। तो इसमें या तो ओ होगा संतान में या फिर कौन सा होगा? ए होगा। इसी वाली कंडीशन को ध्यान रख रहे हैं। अब ओ और बी की बात करते हैं। तो एक पेयर में से किसी एक का ओ ब्लड ग्रुप है और किसी का बी, तो इनकी होने वाली संतान का क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ और बी। इसी तरीके से ओ और ए बी की बात करें तो यही वाली कंडीशन लागू हो रही है यहाँ, यानी कि ओ और ए बी के अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप यानी कि ए या बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट, अगर ओ या ओ ब्लड ग्रुप है तो सेम एक ही कंडीशन ओ ही आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए माता का ब्लड भी ग्रुप जो है वो भी ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप वो भी ओ है, तो संतान का भी ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ओ ही आएगा। ये थी ओ ब्लड ग्रुप की बात। इन्हीं पांचों कंडीशन से देखिए सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसी, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान में कौन सा आ सकता है? तो देखिए सेम ब्लड ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन की बात हो रही है। तो सेम ब्लड ग्रुप में या तो ओ आएगा या फिर सेम यही आ जाएगा, यानी कि या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फिर से इसी ए की। तो ए और बी, ये मेल या फीमेल, या तो ये माता का मान लीजिए या पिता का ये या फिर माता का। तो मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, तो आने वाली संतान में क्या होगा ब्लड ग्रुप? तो आने वाली संतान में मैंने कहा था ए और बी होगा, तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और आप सभी तरीके के सवालों के जवाब देने में सक्षम रहेंगे। अब फिर एक और कंडीशन की बात करते हैं। इन्हीं कंडीशन पे देखिए ये भी आ जाएगा कि मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो कंडीशन कौन सी लगेगी? ये वाली। तो इसका क्या है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी ब्लड ग्रुप हो सकता है संतान का। तो ये सारी कंडीशन के जरिए ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बी और बी की। तो बी क्या हो गए? सेम ब्लड ग्रुप की श्रेणी में आया। तो सेम ब्लड ग्रुप में बताया था मैंने, या तो सेम ब्लड ग्रुप आएगा और या फिर ओ आएगा, यानी कि या तो बी या फिर ओ। इसी तरीके से बात करते हैं हम
अगले की, जैसे कि मान लीजिए किसी माता का बी है और पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी, ए या फिर ए बी। तो होने वाली संतान में ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से कौन सी अप्लाई हो रही है? ये वाली, ए बी एंड अदर, ये वाली। तो इन्हीं पांचों कंडीशन को आप ध्यान में रखिए। आप इन सारे तरीकों के जो सवालों के जवाब हैं वो इन पांचों कंडीशन को ध्यान में रख के आप दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।